Hello everyone. Welcome back to AIR Gurukul Engineering Exams channel. I am Abhishek Yadav and we are discussing the subject Mathematics 2. In the last class we have discussed कि हम माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे. देन वी सेड कि हम इस क्लास में क्या डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक. अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको मेंशन है दैट वी हैव टू स्टडी और रीड आउट एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अप टू थर्ड ऑर्डर. ठीक है. सो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि हम डिटर्मिनेंट्स को इवेलुएट कैसे कर रहे हैं. ठीक है. माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं उसके. अब लास्ट क्लास में हमने लास्ट सेक्शन में ये बात की थी कि अगर आप क्या करें, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और आप एक रो या कॉलम कुछ भी लें, उसके सारे एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें उसके कोफैक्टर्स के साथ, तो आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा. तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है, हम यही प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर आपका n है, ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स, यानी किसी भी रो या कॉलम्स के एलिमेंट्स को आप लीजिए, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट आप किसके साथ कीजिए, उसके कोफैक्टर्स के साथ. तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, आंसर हमेशा आएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए. हमने लास्ट क्लास में बात भी की थी कि अगर आप मान लीजिए मैं पहला रो उठा रहा हूँ, पहली रो उठा रहा हूँ, उसका पहला एलिमेंट A11 और उसका कोफैक्टर क्या बनेगा, C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13. ठीक है. ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर्स के साथ कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा उसका डिटर्मिनेंट. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, वही चीज़ कि अगर एक वर्ग अवयव है क्रम n का, तब किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और उनके सहगुणकों यानी कोफैक्टर्स के गुणनों का योग सदा डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है. ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है. क्लियर है. सेकंड प्रॉपर्टी, इज इट फाइन, या हम कोई एग्जांपल करके देखें. ओके, लेट अस डू वन क्वेश्चन. आपको याद होगा हमने लास्ट में एक डिटर्मिनेंट लिया था जिसमें ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. लास्ट क्लास में आपने देखा होगा. अब इसमें क्या है, अगर मैं रो 1 का एलिमेंट लूं तो 1 हुआ. अब उसका कोफैक्टर, अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, इन सभी को मैं लिख रहा हूं. ठीक है. मान लो A11 आपका कितना हो गया, ये 11 आप कहेंगे आपका हो गया सर 1. A12 क्या हो गया, वो हो गया आपका 2. A13 क्या हो गया, आपका हो गया 3. जब आप कोफैक्टर निकालेंगे, किसका कोफैक्टर निकालेंगे, इन तीनों का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी A11 जिसको आप A11 या फिर C11 चाहे जो आप लिखना चाहें. ठीक है. कोई बुक A नोटेशन यूज़ करती है, कोई बुक C नोटेशन यूज़ करती है. ठीक है. तो कोफैक्टर निकलेगा कैसे, आप 1 का निकाल रहे हैं, A11 निकाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, दिस कॉलम डिलीट, दिस रो डिलीट, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 8 6 9. तो कहेंगे सर ये तो माइनर हुआ. हाँ माइनर हुआ, बट उसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना होता है, +1 से या फिर -1 पे. तो हमको पता है कि, हमको क्या पता है कि इसका जब हम करेंगे पहले रो के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा. ठीक है. यानी इसका जब माइनर या कोफैक्टर्स जो भी हम निकाल रहे होंगे, तो यहाँ पर प्लस, सेकंड वाले में माइनस, देन प्लस, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो प्लस का 1. क्यों, बिकॉज -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करते हैं. तो -1 क्या है, यस, -1 की पावर ऑड है तो -1 आ गया, -1 की पावर इवन है तो आपका +1 आ जाएगा. जैसे -1 की पावर इस केस में क्या होगी, 1 + 1 यानी -1 की पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1. ठीक है. यही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 9 जा 45, 8 6 जा 48, यानी ये कितना आ गया, माइनस का 3. तो यहाँ क्या आ गया, माइनस का 3. सिमिलरली अगर हम A12 निकालें
तो A12 में क्या हो जाएगा, अगर हम A12 निकाल रहे हैं तो दिस डिलीट, बचा क्या हमारे पास 4769। अब आप कहेंगे सर इसमें तो हम साइन क्या लगाएंगे, जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो इसमें हम साइन लगाएंगे -1, यानी बेसिकली माइनस का साइन लगाएंगे, या फिर ये कह दूं कि -1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों -1 से, बिकॉज -1 की पावर यहाँ क्या लेनी हमें पड़ेगी 1 + 2, जो कि हो जाएगी -1 की पावर 3, यानी क्या हो जाएगा ये -1। क्लियर है इतनी बात। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 4 9 जा 36, ठीक है, और 7 6 जा 42, ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा 36 - 42 माइनस का 6, एक माइनस का बाहर है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 6। लास्ट में आप क्या करेंगे, सर कहेंगे कि A13 निकालेंगे हम। A13 कैसे निकालेंगे, दिस डिलीट, तो बचा क्या हमारे पास 4758, ठीक है, और इस पे साइन क्या लग जाएगा, इस पे साइन लग जाएगा आपका +1। क्यों, बिकॉज ये 1 और 3 है, 1 और 3 4 हो गया, इवन हो गया, यानी सम संख्या हो गई, तो -1 की पावर 4 क्या होगा आपका +1 हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो गया आपका 8 4 जा 32 -7 5 जा 35, यानी -3। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, ये 6 हो गया, और A13 क्या हो जाएगा आपका, A13 हो गया आपका -3। मैं बार बार कह रहा हूँ आप नोटेशन कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब मैं A11 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा, कैपिटल A11 या C11 से, और A12 का मल्टीप्लाई कैपिटल A12 से ऐड कर दूंगा, सिमिलरली A13 कैपिटल A13। तो ये जो आंसर आएगा ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा होगा क्या, ये हमेशा डिटर्मिनेंट होगा इसका। अगर अब मैं इसको वेरीफाई करूं आपके सामने, तो तुमको याद है कि नहीं कि इसका आंसर क्या आता था, यस, इसका आंसर 0 आ रहा था। अगर लास्ट क्लास आपने देखी है तो आप रिलेट कर पाएंगे कि इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो जो वैल्यू आ रही थी डिटर्मिनेंट की वो क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। तो यहाँ पर आप देखें A11 क्या है, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू -3, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपका बन गया -3 प्लस का 12 माइनस का 9, तो ये क्या हो गया 12 - 12 यानी 0, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी रो या कॉलम्स के एलिमेंट्स को लीजिए आप और उनका प्रोडक्ट कीजिए उनके कोफैक्टर्स के साथ और उनको ऐड कीजिए, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, चाहे रो के साथ कीजिए चाहे कॉलम, विद देयर कोफैक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है ये बात, आगे चलते हैं। तो सर आपने कहा कि अगर डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर होगा, अगर हम किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर्स के साथ करने के बाद ऐड कर दे तो आंसर हमारा डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। बट अगर मैं रो फर्स्ट का एलिमेंट लूं और रो फर्स्ट के सारे एलिमेंट्स लूं और उसका मल्टीप्लाई मैं रो सेकंड के कोफैक्टर्स के साथ कर दूं तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। क्या आंसर आएगा हमेशा 0। तो बट अगर मैं रो सेकंड के सारे एलिमेंट्स लूं और उनका मल्टीप्लाई उनके कोफैक्टर्स के साथ करूं तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। बात ठीक है, यानी एक रो या एक कॉलम लिया, उनका मल्टीप्लाई करने पर मान लीजिए आपने सेकंड रो लिया तो A21 A22 A23 का मल्टीप्लाई उनके कोफैक्टर्स के करने के बाद उनको अगर जोड़ दिया तो आंसर आएगा हमेशा आपका डिटर्मिनेंट। बट अगर किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को लिया और उनका मल्टीप्लाई कर दिया किसी और के साथ, किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ और उनको फिर जोड़ा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा आएगा 0। बात ठीक है, एक बार बता देते हैं क्या है प्रॉपर्टी 2 कि अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ कोफैक्टर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम इज ऑलवेज दिस 0। यानी मान लीजिए कि आपके पास एक वर्ग अवयव है जिसका क्रम n है, तब किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और
किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संबंधित अवयवों के सहगुणकों यानी कोफैक्टर्स के गुणनों का योग शून्य होता है। क्लियर है? आई डोंट थिंक आपको इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक्स, मेन प्रॉपर्टीज़ जो हमें इसमें यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर मेरे पास कोई भी एक सारणिक है, डिटर्मिनेंट है, अगर उसकी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, यानी जो रो हैं उनको कॉलम्स बना दिया जाए, या फिर ऐसे बोलिए कि जो कॉलम्स हैं उनको रो बना दिया जाए, ठीक है, तो जो सारणिक का मान है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आई? हमारे पास मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। अगर उसका रो उसके रो को चेंज कर दिया जाए कॉलम्स में और कॉलम्स को चेंज कर दिया जाए रो में, तो जो सारणिक का मान होगा वो चेंज नहीं होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप कहेंगे सर ठीक है मान लिया, तो इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये मेरा एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जिसको फाइंड आउट करना है। अब मैं इसको डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करता हूँ। इसमें क्या है, एक पहली रो में 2 - 3 5, सेकेंड रो में 6 0 4, थर्ड रो में 1 5 - 7 है। आप जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मैं इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डेंस फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ। तो जब मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगा तो मैं लूँगा 2, ठीक है। 2 के बाद यहाँ पर ये डिलीट, यहाँ आएगा 0, यहाँ 5, यहाँ 4 और यहाँ 7। क्लियर है? उसके बाद मैं क्या लूँगा, माइनस ऑफ -3। माइनस ऑफ -3 क्यों लिया? बिकॉज अगर मैं पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, और यहाँ पर क्या होगा, दिस डिलीट, यानी यहाँ पर 6 1 4 और -7। फिर मैं क्या लूँगा, प्लस का 5, पहले रो के एलिमेंट्स तीनों, ये डिलीट, ये क्या आ गया आपके पास 6 1 0 5। आप कहेंगे सर ये जो प्लस माइनस प्लस कर रहे हैं ये इसका कहीं कोफैक्टर से तो कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली इसका कोफैक्टर से लेना देना है। कैसे? 2 में मैं प्लस बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 में +1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये वाली चीज माइनर हुआ, तो माइनर में जब भी प्लस का मल्टीप्लाई कर दूं या माइनस से करूं तो वो क्या बनता है, हमेशा कोफैक्टर। किस बात पे डिपेंड करेगा कि i + j हमारा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है। तो आप कहेंगे सर इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे? 0 का मल्टीप्लाई 7 से 0, 5 4 जा 20, बीच में क्या साइन आ गया आपका, माइनस का। क्लियर है? फिर आप कहेंगे सर ये हो गया आपका प्लस का 3, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस, फिर कहेंगे सर आप ये हो जाएगा आपका 30 -0 नॉट 1। क्लियर है? फिर कहेंगे आप सर ये हो गया आपका 0 -20 माइनस का 40 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 46, ठीक है। माइनस का 46 से जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -46 का किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 से, तो 3 7 जा 3 6 जा 18, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, -138, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +150। क्यों? बिकॉज 30 इंटू 50 5 वुड बी 150। क्लियर है? आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 178 प्लस 150, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, माइनस का 28। अब आपको इसी को ध्यान रखना है, क्या आ गया ये, माइनस का 28। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम ये करते हैं कि इसी को प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर रो और कॉलम्स को मैं क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, रो और कॉलम्स को क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो इनमें कोई भी, यानी जो इसका डिटर्मिनेंट आया है, जैसे ये माइनस का 28 आया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चेंज करके देखते हैं हम, लेट अस डू दिस। इसको हटाते हैं। अब ये देखिए आप, मैं क्या कर रहा हूँ, नया मैं एक डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ। क्या है वो नया डिटर्मिनेंट, कि यहाँ पर मैं इसके रो और कॉलम्स को चेंज कर रहा हूँ। ये 2 - 3 5 था, ये रो में था, अब मैं इसको किस में लिख दे रहा हूँ, कॉलम्स में, 2 - 3 और 5। दूसरा 6 0 4, ये हो गया 6 0 4, ठीक है। देन
ये आपका थर्ड रो और इसको मैं क्या बना दे रहा हूँ, थर्ड कॉलम, 1 5 माइनस का 7। क्लियर है ये बात? क्या किया मैंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, जो रो है उनको कॉलम बना दे रहे हैं, और या फिर ऐसे कहते हैं कि जो कॉलम है उसको क्या बना दिया हमने, रो। हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इनका जो डिटर्मिनेंट आया है दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो निकाल के देखते हैं इसमें। हम फिर से फर्स्ट रो को लेते हैं। हम किसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, इसका। सपोज करो मैं इसको डेल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं डेल्टा 1 बोल रहा हूँ, और मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, डेल्टा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर दिस डिलीट 0 -7, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा उल्टा ले लिया, ठीक है। दिस डिलीट तो ये हो गया 0 4 5 माइनस का 7, ठीक है। फिर माइनस का 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ दिस डिलीट तो ये हो गया माइनस का 3 5 5 और माइनस का 7, देन प्लस का 1। नाउ दिस डिलीट तो माइनस का 3 5 0 एंड 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया आपका 2, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0 -20, यहाँ पर माइनस का 6, ठीक है। 7 3 जा 21 -25 प्लस 1 इंटू -12 -0। क्लियर है? यहाँ पर क्या आ गया अब आपके पास, -20 इंटू 2 -40, ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस का ये 21 -25 माइनस का 4 प्लस का 6 तो 24 हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 12। क्लियर है या नहीं? अब -40 -12, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए कि 24 और 12 कितना हो गया आपके पास, आई मीन 24 -12 12, और -40 + 12 इज -28। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं इसको। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें आप क्या करेंगे, रो और कॉलम को क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं, यानी रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी को ये भी बोल सकते हैं कि द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स वुड बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। विल डिस्कस देयर ओनली। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। अच्छा, अब ये कह रहा है उस वक्त तुमने क्या किया था, सारे रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया था। अगर कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम ही आपस में इंटरचेंज होंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। अभी जब हमने इसका वो निकाला था डिटर्मिनेंट, तो ये आया -28। अब हम क्या करते हैं, इसका कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम चेंज कर लेते हैं। तो ठीक है, तो अज्यूम करो कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें ये कर रहे हैं कि ये हमारा डेल्टा था सपोज, या इसको भी डेल्टा 2 मान ले रहे हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये नीचे वाली दो रो हैं इनको क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर लेता हूँ। ये हो गया 2 -3 5, और मैंने इनको इंटरचेंज कर लिया, यानी रो 2 को मैं क्या बना दे रहा हूँ, रो 3, और रो 3 को रो 2। और इस चेंज को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे करके रो 2 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ रो 3 में, ठीक है। और फिर इस साइड साइन लगा दूंगा, तो मैं कह दूंगा कि ये रो 3 किस में चेंज हो गया, रो 2 में, यानी रो 2 को रो 3 बना दीजिए, रो 3 वाले को रो 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 5 -7, यहाँ पर 6 0 4। क्लियर है? अब इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कीजिए। आप कहेंगे कि सर यहाँ 2 आ गया, ठीक है, फिर सेम थिंग यहाँ ख़त्म, ये ख़त्म, तो ये हो गया आपके पास 5 0 -7, ये 4 हो गया। फिर आप कहेंगे माइनस ऑफ -3 करेंगे आप, नाउ दिस फिनिश, तो ये क्या हो गया 1 7 -7 4। फिर लास्ट में कहेंगे आप 5 लेंगे आप, प्लस का 5, और यहाँ पर क्या होगा, नाउ दिस रो डिलीट, दिस कॉलम डिलीट, 1 6 5 0। नाउ ये क्या हो गया, 5 4 जा 20, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 20, यहाँ क्या हो गया प्लस का 3, ठीक है। नाउ दिस 4 1 जा 4, ठीक है, 7 6 जा 42, अब ये माइनस का 42, ठीक है, देन प्लस 5, 1 का 0 से 0 माइनस का
30। इज दिस फाइन? क्या किया हमने, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपके पास 40, 22 जा 40 प्लस, अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा, ये 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 46, ठीक है 42 46, और इसका जब आप 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यस 138, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 150, बिकॉज माइनस का 30। अब ये कितना हो गया 178 माइनस 150, तो ये कितना आ गया, यस 28। तो आपने देखा यहाँ पर आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पर आंसर आ रहा था माइनस का 28, बट अब आंसर क्या आ गया, अब आपके पास आ गया प्लस का 28। यानी क्या सीखा आपने इस प्रॉपर्टी में, आपने इस प्रॉपर्टी में ये सीखा कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएं, ठीक है, आपस में क्या कर दिए जाएं, बदल दिए जाएं, तो साइन ही डिटर्मिनेंट का चेंज होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइन क्या होगा, चेंज होगा। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो थी वही रहेगी, आई मीन 28 है तो 28 ही रहेगा, बट उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। आई होप प्रॉपर्टी 4 समझ में आ गई है कि यदि किसी सारणी की किसी भी दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के जो सिर्फ चिन्ह होगा या जो सिर्फ साइन होगा सिर्फ वही बदला जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये, परंतु उसका संख्यात्मक मान वही रहेगा। इज इट फाइन और नॉट? प्लीज प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 को एक बार ध्यान से समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी 3 में हम कह रहे हैं कि सारे रो और सारे कॉलम्स को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है, बट प्रॉपर्टी 4 में हमने सिर्फ दो रो या फिर दो कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करेंगे तो सिर्फ साइन क्या होगा डिटर्मिनेंट का, वो चेंज होगा। Is it fine or not? Is this clear? Should we move forward? Yes. Now moving forward on property number 5. अब ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी दो रो और दो कॉलम के जो अगर एलिमेंट्स हैं वो सेम हो जाएं या आइडेंटिकल हो जाएं तो क्या आंसर होगा? तो हम कहेंगे उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0। क्या होगा? उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0। एक बार पहले वेरीफाई कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो रो फर्स्ट है, ठीक है, और ये जो रो थर्ड है, ये क्या है, आइडेंटिकल है। देखो 3 3, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ 3, तो ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये सीधा आंसर इसका क्या आ गया, सीधा आंसर इसका आ गया कि ये इस पूरे का डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसको हम एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि हाँ क्या 0 आ भी रहा है या नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, इसको मान लो अगर मैं डी मान लूँ, ए मान लूँ, जो भी मान लूँ, डिटर्मिनेंट डी मान लेता हूँ, डेल्टा मान लेता हूँ, जो भी आपका मानने का मन हो, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि सर 3 के अगर इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये 3 हो गया, फिर क्या होगा यहाँ पर ये डिलीट, ये हो गया 2 2, और यहाँ पर 3 3, फिर आप कहेंगे सर आप यहाँ लगा देंगे माइनस का 2, ठीक है, ये डिलीट, यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 3 3, फिर आपके पास क्या आया प्लस का 3, यहाँ पर ये डिलीट, यहाँ पर क्या आया 2 3 और 2 2, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें आप तो क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। नाउ माइनस का 2, यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 का 3 से किया 6, 3 का 3 से किया तो 9, क्लियर है, प्लस 3 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यहाँ पर क्या आ गया 6 माइनस 6 0, 0 इंटू 3 इज 0, यहाँ पर क्या हुआ 6 माइनस 9 माइनस का 3 इंटू 2 इज प्लस का 6, यहाँ पर 4 माइनस 6 इज माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस का 6 में से 6 गया तो क्या आंसर आ गया 0। बात क्लियर है या नहीं, समझ में आया या नहीं? एक बार आप खुद से देखो, खुद से करने की कोशिश करो, वीडियो को चाहे पॉज करो, उसके बाद अब प्रॉपर्टी को समझो। कह रहा है कि यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां स्तंभ समान हो तो उनका मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल सेम देन इट्स वैल्यू, किसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। बात क्लियर है? यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां या दो स्तंभ एक जैसे यानी सिमिलर हो अथवा सर्वसम
आइडेंटिकल हो तो उस सारणिक का मान हमेशा क्या होता है, उस सारणिक का मान हमेशा शून्य होता है। क्लियर है प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर किसी भी दो रो या कॉलम है, आई मीन डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो उनका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, जीरो। यानी अगर आपको पेपर में कहीं ऐसे दिख जाए कि ये आपको सिमिलर, ये आपको निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, आपको सीधा पता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जीरो होगा। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को एक के से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया जाए, तो तुम्हें क्या लगता है कि जो वैल्यू डिटर्मिनेंट की आएगी, एक नया डिटर्मिनेंट बनेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा, उसकी वैल्यू भी के से क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, सपोज करो ये है a1 b1 c1, ये आपके फर्स्ट रो के एलिमेंट, a2 b2 c2, क्लियर है, फिर a3 b3 c3, ये सपोज करो आपका एक डिटर्मिनेंट निकल के आता है। अब अगर मैं इसी में क्या कर दूं, इस डिटर्मिनेंट आई मीन इसके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मैं किसी के से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मतलब हुआ इस के से मल्टीप्लाई करने का, सपोज करो मैं इसका क्या लिख दूं, मैं इसको इसका लिख दूं a1, ठीक है, a2 a3, ठीक है, फिर यहाँ पर के b1 के b2 के b3, ठीक है, यहाँ पर c1 c2 और ये c3। तो जो तुम्हारा डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट जो भी है, सपोज करो 5 10 15 जो भी आता है, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, ये जो दूसरा वाला हमने क्या किया, इसमें सेकंड जो कॉलम है उसको के से मल्टीप्लाई कर दी, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, के टाइम्स जो पहले वाला डिटर्मिनेंट था। क्लियर है, सिर्फ उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, के से। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस, आई मीन वन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ऐसा तो नहीं कह सकते। कह रहा है कि अगर हर एक आई मीन कोई भी सारणिक है, अगर उसकी किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी स्थिरांक यानी के से गुणा कर दें, किसी कांस्टेंट के से गुणा कर दिया जाए, तो उस नए सारणिक का मान मूल सारणिक के मान का के गुना हो जाता है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant. Is it fine or not? I hope it is. ठीक है, कि अगर कोई भी आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया, उसके हर एक एलिमेंट में, यानी कोई भी एक रो और कॉलम ले आप, और उसके हर एक एलिमेंट में आप किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जो नया डिटर्मिनेंट बन रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, के टाइम्स जो पुराना आपका डिटर्मिनेंट आ रहा है। इज इट फाइन? अब इससे दो रिमार्क निकल के आते हैं। क्या रिमार्क निकल के आते हैं कि अगर इस प्रॉपर्टी का आप यूज कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से, जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है, वहां से क्या कर सकते हैं, एक कॉमन फैक्टर, ठीक है, बाहर निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर था, आप देखेंगे जो हमने यहां बनाया, इसमें से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, के को बाहर निकाल सकते हैं ना। आप कहेंगे सर रो 2 से के को क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, तो ये सेम ही चीज तो हुई। यस, वही सेम चीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और कॉलम ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट। सर इसी से दूसरी चीज ये भी बन सकती है ना कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसी भी दो रो या कॉलम्स के, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स के अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल यानी सेम रेशियो में है, तो उनका वैल्यू क्या आएगा, उनका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, कैसे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं यहां। अब देखो यहां पर अभी हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को एक बार फिर से तुमको मैं याद दिलाना चाहूं कि प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमने क्या कहा कि यदि दो रो और दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू 0 आएगी। अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं, यहां अगर तुम ध्यान से देखो, इस डिटर्मिनेंट को अगर तुम ध्यान से देखो, तो मैं क्या ये नहीं कर सकता, मैंने इसमें सबसे पहले देखा कि
मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तक जो मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल लूँ। एक तो तरीका ये डिटर्मिनेंट निकालने का, आप सीधा एक्सपेंड कर दीजिए, चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। पर इसमें मैंने ये देखा कि अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा जो इवेल्युएशन है डिटर्मिनेंट का वो किसी भी तरीके से हमारा काम आसान हो सके। तो हमने कहा कि सर अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो रो 1 है और रो 3 में आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। हमने कहा क्या दिखाई देगा, आपने कहा कि सर वो जो 102 है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू 6, ठीक है। फिर रो 1 में का जो सेकेंड एलिमेंट है उसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 6, ठीक है। जो थर्ड एलिमेंट है उसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 6। मैंने कहा ठीक है, ये अच्छा है। ये सेकेंड रो हो गया 1 3 4, ठीक है। यहाँ पर 17 3 और 6। हमने कहा तो ठीक है, अब इससे क्या किया तुमने, इससे आपने कहा कि सर हम पिछली प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। क्या कि हम कोई भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से मैं कुछ ना कुछ कॉमन ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं, कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर जो होगा उसको क्या कर सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं। तो मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है, ये बात तो ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पहली रो से हमने क्या कॉमन ले लिया, 6, यानी 6 बाहर निकाल लिया। हमारे पास क्या बचेगा फिर 17 1 17 3 3 3 और 6 4 6। मैंने कहा आप क्या दिखा आपको, आपने कहा कि सर अब आपका जो रो 1 है और जो रो 3 है वो क्या हो गए हैं, वो हो गए हैं आइडेंटिकल। क्या हो गए हैं, वो आइडेंटिकल, एक जैसे हो गए हैं। मैंने कहा ठीक है, 17 3 6 और 17 3 6 आइडेंटिकल हो गए। मैंने कहा इससे तुमको क्या मिला कि सर इससे ये मिला कि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो रो के एलिमेंट या कोई भी दो कॉलम के एलिमेंट अगर आइडेंटिकल हो जाएं, सेम हो जाएं, तो हमारा आंसर, हमारा डिटर्मिनेंट का क्या आता है, हमेशा 0। तो इस पूरे का भी आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। या फिर अब जो इसका सेकंड वाला है इसी को आप यूज करके देख सकते हैं कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम हो, इसमें हम रो या कॉलम कुछ भी ले सकते हैं, अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल हो। जैसे सर प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में हो। जैसे यहां पर देखो ध्यान से आप, इसका जो रो 1 और रो 3 को आप कंसीडर करो, 102 और इसको रेशियो लो 17, ठीक है। 18 और 3 और 36 अपॉन में 6। तो यहां पर देखो कितना आ रहा है 6, यहां पर कितना आ रहा है 6, यहां पर कितना आ रहा है 6। तो ये क्या हो गया, इनका रेशियो क्या है, सेम है। या अगर आप रेशियो की बात करें तो 6/1 ले लीजिए, तो सभी क्या है, सेम रेशियो में है। यानी इनका कोई भी हमने दो रो ली, कौन सी दो रो ली इसमें, रो 1 और रो 3, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने क्या किया, रेशियो में रखा। सेम रेशियो निकल के आ रहा है सबका, 6:1 6:1 6:1। तो अपने आप आंसर क्या आ जाएगा, 0, जो कि यहां पर आया है हमारा, ये आ गया कितना, 0। इज इट फाइन और नॉट, प्लीज एक बार इसको समझ लो क्या किया है हमने। इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कह रही है आपकी, कह रही है कि अगर ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। कह रहा है कोई भी रो है या कोई भी कॉलम है, उसके हर एक एलिमेंट को एक्सप्रेस किया गया है एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। तो जो डिटर्मिनेंट है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। सर ये बात समझ में नहीं, अच्छा एक बार हिंदी में समझो। यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को 2 या 2 से अधिक पदों के रूप में लिखा जाए या व्यक्त किया जाए, तो उस सारणी को 2 या 2 से अधिक सारणियों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सर अब भी समझ में नहीं आया, तो ऐसे समझो, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि सर ये एक क्वेश्चन दिख गया, ठीक है सर। अब इसमें ध्यान से देखो, जो सेकंड रो है, क्या है, जो सेकंड रो है उसको हमने ऐड लगा रखा है बीच में, इसका मतलब ये कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक रो यानी इस पर्टिकुलर इस सेकंड रो को हमने कैसे लिख रखा है, सम ऑफ 2 टर्म्स। कैसे लिख रखा है, सम ऑफ 2 टर्म्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस प्रॉपर्टी के
यूज करके, इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, उस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं कैसे, सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स, जितनी उसमें टर्म्स होंगी। सर इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब ये हुआ कि पहली रो हो गई आपकी ए बी सी, ठीक है, सेकेंड रो क्या हो जाएगी आपकी ए बी सी, एंड थर्ड रो वुड बी एक्स वाई जेड। आप कहेंगे सर ये जो सेकेंड रो में 2x 2y 2z था ये कहाँ गया, मैं कहूँगा यस, इसका आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं प्लस ए बी सी 2x 2y 2z और x y z। कहेंगे सर ये क्या किया आपने, मैं कहूँगा कि क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हमारी प्रॉपर्टी ध्यान से समझिए, हम ये प्रॉपर्टी 7 में बताना चाह रहे हैं कि अगर ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट, कोई भी रो हो या कॉलम है, अगर उसके हर एक एलिमेंट को ऐसे एक्सप्रेस किया गया है, ऐसे लिखा गया है कि उसको दो या दो टर्म से ज़्यादा लिखा गया है, जैसे यहाँ पर क्या था, ये सेकंड रो थी, इसमें दो टर्म्स है ना a और 2x, तो इनको मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ टू टर्म्स, किसको लिखा है, हर एक एलिमेंट को रो सेकंड के। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको भी मैं कैसे एक्सपेंड कर सकता हूं या एक्सप्रेस कर सकता हूं, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ए बी सी, और रो थर्ड देखूंगा तो एक्स वाई जेड, पर इसी को वो दो डिटर्मिनेंट्स में तोड़ देगा, रो 1 और रो 3 तो सेम रहेगा, पर रो 2 को क्या करोगे, एक बार डिटर्मिनेंट लोगे तो ए बी सी लोगे और दूसरी बार लोगे तो 2x 2y 2z। क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप कहेंगे सर इसमें तो सीधे प्रॉपर्टी लग जा रही है, कौन सी प्रॉपर्टी, क्योंकि R1 और R2 क्या हो गए, आइडेंटिकल, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ठीक है, तो ये वाला तो सीधा क्या हो गया, अगर मैं इसको डेल्टा 1 लिखूं और इसको डेल्टा 2 लिखूं, तो ये जो पूरा था इसको डेल्टा लिखूं तो मेरा डेल्टा क्या आ गया, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा आपको पता है ना, इसको डेल्टा कहते हैं और इससे भी डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं, किसको डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट को। आप कहेंगे ठीक है सर ये बात क्लियर हो गई। मैं कह रहा हूँ अब डेल्टा 1 कितना आ गया, 0। क्यों 0 आ गया सर, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। ये आइडेंटिकल दिख रहा है। फिर आपने देखा कि सर ऐसे तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, या फिर आपने जो भी पिछला टॉपिक बताया कि क्या बताया कि अगर कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसी भी दो रो के क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, यानी सेम रेशियो में है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाती है, 0। आपने कहा देखो सर यहाँ पर ये दिख रहा है, मैं इसमें दो चीज़ें कर सकता हूँ, क्या, या तो 2 को कॉमन ले लूँ इससे, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए बी सी एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो गए, दोनों रो 2 और रो 3 क्या हो गए, आइडेंटिकल, रो 2 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, और अगर आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो इनका भी डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0। तो इस पूरे का डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपका, 0। क्लियर है ये बात, रो 2 और रो 3 क्या हो गए आपके, आइडेंटिकल। क्लियर है, इसका ये प्रॉपर्टी क्लियर है। क्या है प्रॉपर्टी, कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि अगर कोई भी रो है, ठीक है, या कोई भी कॉलम है, उसके सारे एलिमेंट्स को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, तो उस डिटर्मिनेंट को भी आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 8, क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 8, दैट इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड by the same constant and then added to the corresponding elements of some other row or column, then the value of the determinant remains same। समझ में आया क्या, नहीं आया, ठीक है। यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी स्थिरांक से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संबंधित अवयवों में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो सारणी का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सर इसमें हमको इस इवेलुएट करना है, ठीक है। आप कहेंगे सर आप इसमें क्या है, ऐसे सीधा इवेलुएट कर लो, मैं कहूँगा नहीं, सीधा इवेलुएट करोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस क्या पड़ेंगी, ट्रिकी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा टफ पड़ेगी। अब क्या कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी ये जो प्रीवियस प्रॉपर्टी है ना, ये पता है क्या कहती है, कि अगर कोई भी रो है या कोई भी कॉलम है,
उसके हर एक एलिमेंट में आप क्या करें, उसी जो हमने सारणिक लिया है, जो डिटर्मिनेंट लिया है, उसी के किसी भी दूसरे रो या कॉलम्स में या तो ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, उसका किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। अच्छा नहीं आया, ऐसे समझो, जैसे इसमें ध्यान से देखो आप, तो रो 1 रो 2 रो 3 या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसमें से कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा है? आप कहेंगे नहीं। तो मैं कह रहा हूं, एक मैं ये जो यहाँ पर ये जो हमें करने को कह रहा है, क्या करने को कह रहा है कि आप क्या करो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सम अदर रो और कॉलम। यानी जैसे इसमें देखो, मैं बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कॉलम 1 है, आप कॉलम 1 में क्या कीजिए, कॉलम 1 में कॉलम 1 को मैं चेंज कर रहा हूं, यानी अब कॉलम 1 को मैं इसी डिटर्मिनेंट का कॉलम 1 को चेंज कर रहा हूं। कैसे चेंज कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 1 में ऐड कर दे रहा हूं। क्या ऐड कर दे रहा हूं मैं? -8 से मल्टीप्लाई करके 5 का, ठीक है, -8, ओके मैंने गलत ले लिया कुछ यहाँ पर, C3 मतलब -8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? कॉलम 3 से। आप कहेंगे सर ये कर क्या रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ एक मिनट सुनो मेरी बात पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि कॉलम 1 क्या होगा, कॉलम 1 में कॉलम 1 की जगह मुझे क्या चेंज करना है, कॉलम 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 में जोड़ो, क्या जोड़ो? -8 का मल्टीप्लाई C3 करने के बाद। तो कहने मतलब सर आप कॉलम 2 और कॉलम 3 को नहीं चेंज कर रहे हैं, आप सिर्फ कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हाँ यही बात है। आपने कहा ठीक है, मैं पहले ये लिख देता हूँ। अब कह रहे हैं आप सर कॉलम 1 में आप क्या चेंज कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कॉलम 1 में आप ये चेंज कर रहे हैं कि कॉलम 1 के एलिमेंट में आप क्या ऐड कर रहे हैं, -8 का मल्टीप्लाई कॉलम 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करके। तो आप कह रहे हैं सर -8 का मल्टीप्लाई में अगर ये कॉलम 3 का एलिमेंट 5 है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया 41 और प्लस माइनस माइनस ये हो गया 40। आप कह रहे हैं सर 1 आ गया, इस 1 का क्या करूँ? मैं कह रहा हूँ इसको कॉलम 1 की जगह लिखो। कहा ठीक है। सेम काम आप किस क्या करेंगे? सेकंड रो में करेंगे कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर 79 ये आपका कॉलम है, ठीक है, ये थर्ड कॉलम है। अब 79 में आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे क्या इस 9 एलिमेंट में -8, तो 79 में 72 हो जाएगा, ये बचेगा 7। कैसे सर? ये 9 है, 9 का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? -8 से। तो 9 8 जा 72 और उसको प्लस करने हैं, पर यहाँ पर तो माइनस का 72 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 79 - 72, यहाँ 7 बचेगा। सिमिलरली इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इस -8 का, तो -24 और 29 में ऐड करेंगे तो ये आ गया 5। कहा कि सर आपने किया तो सही, पर किया क्यों? मैंने कहा अगर अब तुमको इतना बड़ा इवेलुएट करना था, आपने डायरेक्टली अब क्या देख रहे हैं? आप कहेंगे सर मैं ये देख रहा हूँ कि कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या बन गए, कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या बन गए? डायरेक्टली आइडेंटिकल। क्या बन गए? आइडेंटिकल। तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता कि इसका आंसर कितना आ गया? 0। इसका आंसर 0 आ गया से मतलब सर इसका आंसर 0 आ गया तो क्या इसका भी आंसर 0 आएगा? आंसर है हाँ। क्यों इसका भी आंसर 0 इसलिए आएगा क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी यही पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट निकालना है हमें, ठीक है, अगर उस कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम लिया, उसके हर एक एलिमेंट में मैं क्या कर रहा हूं, मुझे उसको किसी रो या कॉलम से क्या करना है, उसी सेम जो आपका है डिटर्मिनेंट, उसी में से कोई भी दूसरी रो या कॉलम लेना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, किस में ऐड करना है? जो आप जिसको चेंज करना चाहते हो, जिस रो या कॉलम को चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज करते वक्त इससे पहले हमने कहा था डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करते वक्त कि जितना ज़्यादा आप जीरो बनाएंगे, रो या कॉलम में जितने ज़्यादा जीरोज होंगे उतना बेटर होता है क्या करना, उसको इवेल्युएट करना। आप कहेंगे सर इसको 0 कैसे बना सकते हैं? मैं कहूं कि अगर कॉलम 1 में से, अब नेक्स्ट क्या आप ऑपरेशन लगाओ कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दो। आप देखो क्या कि आप क्या कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं सर कि कॉलम 1 में क्या चेंज करो, कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस कर दो। तो आप देखोगे 1 में से 1 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 5 गया तो 0। ये पूरी कॉलम ही क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो पूरी कॉलम अगर 0 आ गई तो आंसर फिर भी क्या आएगा? 0 आएगा। ये होगी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। पहले इसी को एक बार ध्यान से समझ लो, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कंफ्यूजन हो रही है। क्या है इसमें कि अगर इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, देखो कोई भी एक रो है
ठीक है, या कोई भी एक कॉलम है, उसके हर एक एलिमेंट को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ, किसी भी एक कांस्टेंट के साथ, और उसको फिर आप ऐड कर रहे हो किसी और, मतलब एक सारणिक दिया गया है, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसमें आप कॉलम्स को या किसी भी रो को, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप क्या कर रहे हैं, आपस में ही या तो माइनस करके, प्लस करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, कैसे भी करके उसको क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, या फिर बोले तो सिंपलेस्ट टर्म्स में लिख रहे हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं तो उनको क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो क्या उनका डिटर्मिनेंट चेंज होगा? आंसर है नहीं, उनका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे उनकी वैल्यू। ठीक है, तो वही लिखा गया है, एक बार दोबारा समझ लो कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, सिर्फ रो की बात करते हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट। ठीक है, अगर एक एलिमेंट है, आई मीन एक रो है, उसके एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई आपने एक कांस्टेंट से किया और उसको फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया किससे, उसी सारणी के दूसरे रो या कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो आपका क्या वैल्यू डिटर्मिनेंट की चेंज होगी? डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। उदाहरण के लिए ये रहा, आपने इसमें क्या किया, कॉलम 1 को चेंज कर दिया। आप ऐसे जो नोटेशन लिख रहे हैं इसका मतलब यही है कि आप कॉलम 1 को क्या कर रहे हैं, अब इसका यूज, हम ये जो चेंज कर रहे हैं उसमें यूज क्या करना है, उसमें यूज यही कॉलम करने हैं, या ठीक है, कॉलम 1 लिया है तो इसका यूज कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ ऐसे करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिस आई मीन रो या कॉलम का आप क्या कर रहे हैं, आप उसको चेंज कर रहे हैं, उसका उसी का यूज नेक्स्ट ऑपरेशन में नहीं कर सकते आप। ठीक है, इस बात को हम अच्छे से समझेंगे जब नेक्स्ट क्लास करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हम क्या कह रहे थे, आई होप दिस प्रॉपर्टी इज नॉट क्लियर, कि अगर किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, जैसे यहां पर हो जा रहे थे, अगर मैं इसको माइनस कर रहा था, C1 में से C2 माइनस कर दूंगा C1 को चेंज करने के लिए, तो मैं कह रहा था कि ये सारे के सारे अगर एलिमेंट्स किसी रो या किसी कॉलम के जीरो हो जाए तो आंसर क्या आता है, जीरो। यही होने वाली है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या है ये कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो, यानी अगर सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की वो आ जाएगी आपकी जीरो। यानी यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, ठीक है, जीरो हो, तो उस सारणी का मान भी क्या आता है, उस सारणी का मान भी शून्य आता है। क्लियर है या नहीं? इज इट फाइन और नॉट? एक बार प्लीज देख के बताओ ये सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं। सो मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू दिस क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसी तरह के क्वेश्चंस पर होगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करके। आप चाहो तो आप इसको सिंपली ऐसे जैसे आपने इवेल्युएशन किया है अलॉन्ग रो और कॉलम, आप सिंपली उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बट हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे सर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे करेंगे आप? हमने कहा हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, क्या करना है उसमें, ये है आपका, या लिखे रहने दो वहीं बेटर समझ में आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अब हम प्रॉपर्टी जो 8th थी ना, कि किसी भी कॉलम या किसी रो को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कॉलम या दूसरे रो की मदद से उसको क्या कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, पर उसका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। आपने कहा क्या मतलब सर? मैंने ये कहा कि अगर मैं कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूँ, कॉलम 2 को कैसे चेंज कर रहा हूँ, कॉलम 3 की मदद से। कैसे सर? कि मैं कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड कर दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड कर दे रहा हूँ। सर क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो मेरा डिटर्मिनेंट दिया था 1 1 1 A B C, B प्लस C प्लस A और A प्लस B, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें एक चेंज ला दे रहा हूँ। क्या चेंज ला दे रहा हूँ कि मैं इसमें कॉलम 2 की जगह पर क्या लिखूंगा, कॉलम 2 की जगह पर लिखूंगा कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को ऐड करके। ठीक है, मतलब सर ये आप ये कह रहे हैं कि 1 1 1 और इसकी जगह आप लिख देंगे A प्लस B प्लस C, और फिर यहाँ पर लिखेंगे आप B प्लस C प्लस A। वही मतलब हो गया कि A प्लस B प्लस C। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, B प्लस C। ठीक है, आगे C प्लस A और A प्लस B। मैंने कहा हाँ ऐसे ही लिखना चाह रहा हूँ। फिर आपने कहा कि सर आपने ये बीच में इक्वल का साइन क्यों लिखा?
क्या ये दोनों इक्वल ही आएंगे क्या? मेरा आंसर होगा हाँ, ये इक्वल ही आएंगे। क्यों सर? क्योंकि यही तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8 थी जो इतनी देर से समझाया जा रहा था कि आपको क्या करना है, किसी भी हाँ, मतलब एलिमेंट, कोई भी रो या कॉलम लिया, जैसे हमने इसमें कॉलम लिया, कॉलम के हर एक एलिमेंट को क्या कर दिया मैंने, मान लो C2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, जब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया तो 1 से, और उसको ऐड किससे कर दिया, एक कॉलम 3 से कर दिया, कॉलम 3 के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहां पर क्या किया मैंने, कॉलम 2 लिया, उसका मल्टीप्लाई सपोज करो 1 से कर दिया, आप 1 से ही हो गया, उसको ऐड कर दिया किससे, कॉलम 3 से, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वही इसका डिटर्मिनेंट आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि सर मैं a प्लस बी प्लस सी को क्या कर लूँ, मैं कॉमन ले लूँ क्या? क्योंकि कॉलम 2 से मैं क्या कर सकता हूँ, टेक आउट a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 2, ये C2 का मतलब क्या हो गया, कॉलम 2। तो आप कहेंगे सर फिर क्या होगा, मैं कहूँगा आप इसको ऐसे कर सकते हैं। कैसे? इसी पेज में मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप कहेंगे सर इसको मैं ऊपर से हटा देता हूँ, तो यहाँ से अब मेरे पास क्या बचेगा, ये नेक्स्ट पेज पर है ये। आप कहेंगे सर अगर आप कॉलम 2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और थर्ड कॉलम क्या रहेगा आपका, b प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी, ठीक है। तो आप कहेंगे सर अब देखिए आपको अब आप लोगों को कुछ दिख रहा है कि इसमें जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 यानी, और आप कॉमन क्या ले चुके हैं, a प्लस बी प्लस सी। आप कहेंगे सर इसमें जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है वो आइडेंटिकल है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0, और हमारे पास बाहर क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू 0, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ गया आपका 0। यही हमें क्या करना था, यही हमको शो करना था। क्लियर है या नहीं? ठीक है, इज इट फाइन और नॉट? नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको ये बताएंगे कि कैसे आप इनको आसानी से, ठीक है, बिना ऐसे माथापच्ची से कि आपको इतना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस का यूज़ ना करके सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कैसे आप निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जैसे हमने डिस्कस किया हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके देखेंगे कि हम कैसे इवेल्युएट कर पा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।